सावन घर आ। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मुझसे कहते हैं आपके जैसे तैयार होती हैं हमारी बेटियां, या आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। एक दौर में बिंदी और सिंदूर लगाने के लिए भी, भर भर चूड़ियां पहनने के लिए भी लोग कहते थे कि क्या हमेशा इतनी चूड़ियां पहनी रहती हैं। युवाओं में एक बहुत बड़ा उनमें एक परिवर्तन देखती हूँ कि वो जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, अपने को पहचानना चाहते हैं। वो एक आंतरिक यात्रा भारत की शुरू हो गई है। तो मैं शादी हो गई, भी IAS ऑफिसर है और बच्चे हो गए, अब तो कहाँ। तो मुझको लगता था कि मेरा भविष्य दूसरे कैसे तय कर रहे हैं, और वो लोग जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। भारत में जब भी लोक संगीत की बात होती है तो एक नाम बहुत कॉमन सबकी जुबान पर होता है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने बहुत ख्याति हासिल की है, बहुत नाम कमाया है, और वाकई में ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि जिस तरह की उपलब्धियां देश की झोली में इन्होंने डाली हैं, हम सब अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री सम्मानित मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबसे पहले एक चीज़ कहूँगी कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल था, उसमें से आपने कुछ समय हमें दिया, और जो समय दिया बहुत अच्छा लगा, और तहे दिल से हम आपके आभारी हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नहीं, बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए, और इसी बहाने अपने जागरण के जितने भी पाठक हैं इस समय, तो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी। शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी कि जो आपकी आवाज़ है बहुत डिस्टिंक्ट है, अगर आंख बंद करके भी सुने तो पता चल जाएगा ये मालिनी जी की आवाज़ है, और जो आपका कनेक्शन है आपके ऑडियंस से वो बड़ा प्यारा है। अच्छा, कई बार ये होता है कि अगर आपकी एक सेंटेंस, एक लाइन भी सुनी है आपके गाने की, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, अर्जेंसी ना हो, तब तक इंसान हटेगा नहीं, पूरा सुन करके ही हटेगा। ये जो मैग्नेटिक ऑरा है, इसके पीछे का क्या राज है? मुझे आश्चर्य, आपने ऐसी बात पूछी, मुझे नहीं कुछ पता कि मैग्नेटिक ऑरा क्या होता है, और मुझ में कहाँ से देख लिया। मुझे लगता है ये जब आप किसी कलाकार को पसंद करते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, छवि अच्छी लगती है, आवाज़ पसंद आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मुझे लगता है कि हम बतौर कलाकार, जब जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था, जब एक कहानी सुना रहे हैं, मैं इसलिए कहानी कह रही हूँ क्योंकि मैं तो लोकगीत गाती हूँ, पुरखों की थाती को आज के उन दर्शकों तक ले जाती हूँ जिनका शायद नाता गाँव तक से छूट गया है। उन्हें उस गुजरे ज़माने की बातें बताने के लिए मुझे तो वो तादाद में स्थापित करना ही होगा। जब तक मैं उनके हृदय में जाकर के उनकी तरह नहीं विचारूंगी, तब तक मैं उनसे जुड़ूंगी नहीं, और जिसे मैंने जोड़ा नहीं, मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो ये कह लीजिए कि ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए चुनौती थी शुरू से। जब से मैंने ये प्रण लिया, ये मैंने विचारा कि इस संस्कृति पे ही बात करनी है, और मैं गाती हूँ तो गायन इसका माध्यम बने। गायन एक माध्यम है, मैं एक माध्यम हूँ। संस्कृति असीम है, विस्तार उसका असीम है। उसको ले जाने के लिए मेरी कला, मेरे गुरुओं से सीखी ये जो प्रतिभा है, ये एक माध्यम बने उस कड़ी को जोड़ने का, जिस महान संस्कृति के हम सब संतानें हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आप उनसे जुड़ें, क्योंकि एक होता है मनोरंजन। मनोरंजन के लिए जब इंसान कुछ सुनता है तो आप जानते हैं वो 3 काम एक साथ करता है, खाता हुआ भी सुन लेता है, पढ़ाई करते हुए भी सुन लेता है, रास्ते में चलते हुए सुन लेता है। लेकिन मैं उन्हें शायद ऐसी बात बता रही हूँ जिसमें कहीं ना कहीं उनका सारा ध्यान उधर ही केंद्रित हो जी, क्योंकि वो भाषा बोली अब ऐसी है जो घर में शायद माँ भी ये बोलना बिल्कुल छोड़ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रज के, अवधी के, बुंदेली के, भोजपुरी के जब पारंपरिक धरोहर को मैं उनसे जब सुनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरे लिए यही ज़रूरी है कि उनसे जुड़ जाऊँ, उन्हें अपने संग जोड़ूँ। अच्छा, एक और जो सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि इतनी प्यारी बात आपने बोली, संस्कृति असीम है और आप माध्यम हैं। अच्छा, एक अच्छा कलाकार होने के लिए मालिनी जी, आपको क्या लगता है एक अच्छा इंसान होना कितना ज़रूरी है? कहते हैं कलाकार अक्सर इमोशनल होता है, अच्छा कलाकार वो हृदय से सोचता है, वो 3-5 वाले काम नहीं करता है।
तो इस बात से आप कितना वास्ता रखती हैं? सारे लोगों के लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं जिन कलाकारों से जुड़ी हूँ, जिन्हें मैंने जाना है, वो सब बहुत बेहतरीन इंसान हैं। अधिकतर कलाकारों को मैंने जाना, बहुत उनकी छोटी सी दुनिया है। छोटी सी दुनिया से मेरा कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि उनकी कोई चाह नहीं है, छोटी छोटी खुशियाँ उनकी हैं। खुशियाँ बहुत छोटी हैं। जो कलाकार को आप सोचिए, प्रभु ने यही जीवन दे दिया है कि अब उसका अपना दुख सुख पीछे, अब उसका दुख सुख सब दूसरों के लिए है। अब वो दूसरों को समर्पित है, दूसरों के मनोरंजन के लिए, दूसरों का दिल बहलाने के लिए, दूसरों को आनंद देने के लिए परिश्रम करेगा। तो आप सोचिए कि वो, उसकी खुशियाँ तो बस यही है कि वो अपने परिवार के संग कुछ समय बीत ले, कुछ कहीं छुट्टियाँ बना ले। मैं तो बहुत सारे कलाकारों को अब देखती हूँ, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को, कि कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार की कोई उनमें एक कह लीजिए एरोगेंस नहीं कि भाई उन्होंने कुछ किया है, और वो सरलता देख के लगता है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं। और यहाँ बात करना चाहूँगी मैं अपने गुरुओं की। हमारी गुरु श्रद्धेय अप्पा जी, गिरिजा देवी जी, हमारे उस्ताद राहत अली खां साहब, इतने बेहतरीन इंसान कि वो फ़कीर जैसे, जिसे कहा जाए कि वो हमेशा दूसरों की प्रशंसा और दूसरों को सुनने की सीख भी, और दूसरों को सुनने की, उनसे सीखने की सीख वही इंसान दे सकता है जिसका दिल उदार हो। और लेकिन हाँ, जैसे हर फील्ड में होता है, तो ये निश्चित है कि कुछ कलाकार तो होते ही हैं जो स्वभाव से थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण कुछ न कुछ विकृति आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। और वो बड़ा स्वाभाविक है, मुझे लगता है सारे इंसान, हर समाज के हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं। लोक संगीत के लिए जो आपका प्रेम है वो आपकी परफॉर्मेंस में, वो पैशन दिखता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब बचपन से आपको इंटरेस्ट था? घर जी। से, परिवेश से। मुझसे कोई यदि पूछे कि वाकई कहाँ से शुरुआत हुई, तो इसका कोई एक उत्तर हो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अ, हर एक इंसान की पहली पाठशाला घर होती है, और लोक का तो अभिप्राय ही है घर से, कि घर है जहाँ पर आप पहला संस्कार सीखते हैं कि आपको माता पिता, स्कूल के आसपास क्या है जो दिख रहा है। तो मैं यदि अपनी पहली स्मृति में जाऊँ तो मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं, क्योंकि घर में हमेशा मेला लगा रहता था। हर प्रकार के लोग, पिताजी डॉक्टर थे तो हमेशा मरीजों में समर्पित, तो अपना दुख व्यक्त करने वाले और दुख का समाधान पाकर खुशी खुशी घर जाने वाले। प्रसन्न मरीज घर आ रहा है तो डॉक्टर साहब के लेकर के क्या आ रहा है, ढेर सारे जामुन लेकर के आ रहा है, देसी आम लेकर आ रहा है, घर का दूध लेके आ रहा है, जामुन का सिरका लेके आ रहा है। ये जो, और उनसे मेरी माँ को जो छोटी छोटी खुशियाँ थी, लोग तो मुझे लगता है घर से ही शुरू होता है। तो वो परिवेश और दादी का साथ रहना, ताई जी का संस्कार, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गीत मैं सुनती रही बचपन से, जिन गीतों को साथ में बैठ के गाने के लिए मेरी माँ कहती थी, ताई जी लोग कहती थी, और हमारी बाकी जो बहनें थीं, बल्कि ताई जी की खुद की भी बेटियाँ, वो सब बिल्कुल रुचि नहीं लेती थी कि क्या ये सब फिर शुरू हो गई। लेकिन ये कहीं न कहीं मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकती। ये कुछ पिछले जन्म का संस्कार अवश्य किसी न किसी आत्मा में होता है, जो आपको प्रेरित करता है। नहीं बैठो, नहीं तो 10 साल 11 साल की बच्ची क्यों वृद्ध लोगों के बीच में अपने बैठे परिवार में और सुनने की कोशिश करे कि अच्छा इस गाने में ये कहा, ये मैं भी ये सब सीखूँगी। तो वो मुझे लगता है कि परिवार से ही आया। और ये बड़ी बात है ज़रूर कि ये वो दौर था जब भारत में सब इनको पीछे छोड़ रहे थे। लोक संस्कृति को कहीं न कहीं एक शो पीस जैसी चीज़ मान लिया गया था। घरों से ढोलकें गायब हो गई थीं, और घरों में दादी के गानों को भी एक पिछड़ेपन की निशानी मान लिया गया था। जो लोकगीत गाता है या लोक से जुड़ा है, तो उसको कहीं न कहीं पिछड़ेपन और दकियानूसी करार दिया जाता था। और वो एक बड़ी मेरी कह सकते हैं कि एक संघर्ष रहा कि उस मानसिकता वाले समाज की सोच को बदलना, अपने स्व को बनाए रखते हुए कि आपको तो आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपको भी जानकारी नहीं, आंखों में पट्टी बंधी है। आपको क्या पता कि हमारी दादियों से ज़्यादा एम्पावर्ड वुमेन कोई नहीं थी। आपको क्या पता कि उनसे ज़्यादा हमारी लोक संस्कृति से उदार कुछ नहीं, उनसे ज़्यादा लचीलापन किसी में नहीं, उनसे ज़्यादा मॉडर्न कोई कुछ नहीं। और जब वो चिंतन चला
तो चिंतन से बहुत सारी चीज़ें आई कि भाई हमारे यहाँ तो जितनी पूजा पाठ हैं, जितने व्रत हैं, जिनको लोग सब कहते हैं कि ये तो भारत में स्त्रियों को बांधने की सारी प्रपंच थे, दरअसल एक एक तीज त्योहार के पीछे के अर्थ, उसके पीछे का विज्ञान, और ये एक सदियों का जिया हुआ भारतीयों का, हमारे पुरखियों का जो एक जीवन शैली थी, अन्वेषित, आप जिसे कहते हैं इन्वेंटेड ट्रूथ, कि कई सदियों का जो सत्य था उसको विचार करके उन्होंने पूजा त्यौहार बना। आप देखिए, जैसे मैं उदाहरण दूँ, सावन चल रहा है, सबसे ज़्यादा व्रत त्यौहार सावन में। क्यों? क्योंकि सावन में वैसे भी आप जैनियों में भी देखें, एक समय का भोजन करते हैं, वे शाम के बाद नहीं करते, और क्योंकि ऋतु ऐसी है, शाक भाजी ही मिलती थी और उनमें कीड़े या इन्फेक्शन का हमेशा डर हुआ करता था, तो वादी ना हो, इनका पूरा पूरा ध्यान। दूसरा, जैसे अब मैं आपको छोटी सी बताऊँ, हरतालिका की पूजा हमारे यहाँ होती है। अब हरतालिका की पूजा में पता नहीं कहाँ से कब ये विकृति आ गई कि लोगों ने कहा कि ये तो बंधन है और स्त्रियों की बेड़ियों को बांधने का। लेकिन आप कथा पढ़ें तो पार्वती जी की एक ऐसी मनोहारी कथा है जिसमें उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है, और वे अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि मनी मन शंकर जी को मान चुकी हैं, और अपनी स्त्री के साथ घर से भाग जाती हैं और वन में जाके तपस्या करने लगती हैं और शंकर जी के संग विवाह करती हैं। यानी एक स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्र इच्छा, उसको हमारे पुरखे ने मनाती हैं। तो ये न जाने कब कैसी सोच आई जिसने हम लोगों को ये ऐसा करार दिया। तो मेरा पूरा जीवन, जो मैं बताना चाह रही हूँ, धारा के विपरीत बहने का ऐसे हुआ कि मैं उस समय संघर्ष कर रही थी लोकगीतों को गाने का, लोक कथाओं की पीछे छिपी सुंदर ज्ञान परंपरा के बारे में बताने का, जब लोग गंभीर भी नहीं थे इसको सुनने के प्रति। और उन्होंने, बल्कि वो तो छोड़िए, मेरे बारे में भी धारणा बना ली कि भाई ये बड़े किस ज़माने की बात करती हैं। आज मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मुझसे कहते हैं आपके जैसे तैयार होती हैं हमारी बेटियां, या आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि एक दौर में बिंदी और सिंदूर लगाने के लिए भी, भर भर चूड़ियाँ पहनने के लिए भी लोग कहते थे कि क्या हमेशा इतनी चूड़ियाँ पहनी रहती हैं, क्या पूजा पाठ के लिए हमेशा इतना सिंदूर लगाई रहती हैं। तो मुझे लगने लगा कि ये लोग इतने अलग हो गए हैं, या मुझ में कुछ इनको अलग दिखता है। मुझे इतना संतोष मिलता है कि आज एक कालचक्र पूरा हुआ है, एक लंबा वक्त निकल गया, और आज भारतीयता पे लोग गर्व करते हैं, आज उसे अपनाना चाहते हैं, जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। और शायद यही एक कारण है कि बहुत संतोष है कि लोक कला की या लोक संस्कृति की वो यात्रा जब आरंभ की थी तो सिर्फ आई वॉज जस्ट फॉलोइंग माई हार्ट, मैं तो वो कर रही थी जो मेरी चेतना मुझे कह रही थी। अब लगता है कि नहीं, शायद एक ईश्वर ने चुन रखा था यही काम। मालिनी जी, सावन की बात आपने कही तो कुछ थोड़ा सा 2 सेंटेंसेस 2 लाइन अगर आप सुना। सावन बेटियों का महीना है, और बेटियां सावन में घर आती हैं, राखी बांधती हैं, अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं। कहीं ना कहीं सावन बेटियों का महीना इसलिए भी रहा है कि एक बार फिर से उस बचपन को जीने का अवसर मिलता है। अब मुझे मालूम है आज के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों को लगेगा कि सावन में ही क्यों हम ऐसे करें, क्यों नहीं 12 महीने, लेकिन ये उस दौर की बात है जब साल में 1 महीने के लिए लड़की की विदाई होती थी। तो मैं एक सुंदर सा गीत सुना रही हूँ जो एक नायिका है जिसका विवाह हो गया है, और विवाह के बाद उसको लिवाने के लिए भाई आया है मायका, कि चलो। भाई लिवाने आते थे पहले, और वो इतनी लेकिन मगन और प्रसन्न है कि वो जाना नहीं चाहती अपने पति के साथ अपने ससुराल में। तो अपनी उसकी सबसे अच्छी सहेली कौन है? ननद। तो अपनी ननद से कहती है, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी। चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी। सोने की थरिया माँ जो ना परोसली, अरे चाहे भैया जी में चाहे जाए, सावनवा में
ना ही जइबे ननदी, चाहे भैया रूठे चाहे जाए सावनवा में, ना ही जइबे ननदी, सावनवा में ना ही जइबे ननदी। अब देखिए सावन में ही बेटिया के ही दुख सुख का एक दूसरा पहलू भी है। कहाँ एक तरफ बेटी है जो कि मायके नहीं जाना चाहती, इतनी सुखी है, और दूसरी तरफ एक खुसरो का गीत सुना रही हूँ आपको, जहाँ पर बेटी अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ सावन में मेरे लिए बुलावा क्यों नहीं आया। अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, भेजो। तो ये भी है वेदना कि मुझे बुलाओ तो। और मुझे लगता है कि कुछ जो आपने गाया है उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो पूरे इमोशंस हैं, जो दिल की बातें हैं, ये अगर गायन और लोकगीत से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई चीज़ हो सकती है। मन की जो अभिव्यक्ति है वही तो है लोकगीत। लोक का अर्थ ही यही है जो जनमानस ने सोचा विचारा और अपनी उस भावना को शब्द दे दिए, और वो शब्द जो किसी यूट्यूब की लाइक्स के मोहताज नहीं है, जिन्हें पीढ़ियों ने स्वीकारा बिल्कुल, और ये मान लिया कि हाँ ये तो गाना बहुत अच्छी अगली बात। पीढ़ी तक जाना चाहिए, अगली पीढ़ी तक ये जाना चाहिए। दादी ने पोती को सिखाया, चाची ने भतीजी को सिखाया, किसान ने अपने बेटे भतीजे को सिखाया, और वो गाना फिर आगे पास ऑन हो गया। तो जो वाचिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन से जो लोक कथाएं, जो कहावतें, जो मिसालें, जो लोकगीत जो आगे बढ़ी वो वही पढ़ी जिन्हें पिछली पीढ़ी ने टिक कर दिया, ब्लू टिक, क्या ये बच्चों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन मालिनी जी अब ज़माना बहुत बदल गया है। बच्चों के जो यंगस्टर्स हैं, जो जेन जी जिसे कहा जा रहा है, उनके प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग हैं। चाहे आप गाने, लिरिक्स या रीमिक्सेस हैं, वही पुरानी रीमिक्स करके प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इन यंगस्टर्स से कनेक्ट करना और ये जो धरोहर है उनको सही हाथों में देना, कहते हैं ना कि गिविंग योर रिंग्स, जो आपने इतने संभाल करके रखी, सही हाथों में देना और उनका महत्व बताना कितना ज़रूरी है। भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि देखो लोकगीत एक जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है। आप जैसे जीवन जीते रहे तो लोकगीत कहीं ऊपर से नहीं आए हैं, हम ही उसी जीवन के रस से निकले हुए गीत हैं। यदि वो जीवन शैली बदल गई तो गीत गायब हो जाएंगे। आजकल क्या है कि शादी के समय लोगों को याद आता है, अरे भाई बन्ना गाओ, अरे भाई बन्नी लाओ, अरे फलानी बुआ को बुलाओ वो गाती थी, अरे उनको बुलाओ उन्हें बड़े याद है। भाई आपको क्यों नहीं याद है, उन्हें क्यों बुलाएं? ढोलक भी नहीं आती है, ढोलक ने ढोलक बुलवाओ, वो गाती उनको बुलाओ। भाई आपने क्यों नहीं सीखे? आपकी माँ गाती थी, आपने क्यों नहीं सीखे? और यदि नहीं सीखे तो उस गलती को इस तरह से पूरा करिए कि अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन शैली से जब हम कटते हैं तो ये गीत चले जाते हैं। आजकल के युवाओं की भी यही वाली बात है कि उस जीवन शैली से यदि आप कट जाएंगे, जैसे कि संयुक्त परिवार में नहीं है, जैसे गाँव में नहीं है, तो वो चीज़ों का रस आनंद कहाँ से आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की पीढ़ी में जो एक सोशल मीडिया का मैं एक सकारात्मक प्रभाव कह सकती हूँ, मैं देखती हूँ कि चूँकि एक बड़ा लोकतांत्रिकीकरण हो चुका है, यूट्यूब वगैरह आने से हर कोई हर कुछ डाल सकता है, हर कोई हर कुछ पोस्ट कर सकता है। कहीं कुछ अच्छा लगा तो उसको शेयर कर दिया। उससे हुआ ये है कि यदि कोई कहीं पर गांव में, कहीं पर व्यक्ति शहर में बैठा है, कोई युवा है और वो चाहा कि उसको कि अच्छा ये आज इन्होंने बात बोली मुझे सुनना है, तो आज उसके पास रेफरेंस है। आज वो जाकर यूट्यूब में, हो सकता है कि मैं यदि नाम ले रही हूँ कि वो सोनभद्र का कर्मा जा कर के देख ले, जो हमारे यहाँ का जनजातीय नृत्य है जिसमें करम देवता की पूजा की जाती है, और उसी के बहाने वहाँ पे ओझा आकर के नीम की पूजा करता है। वही नीम जो सारे कहते हैं ना, गाँव में एक नीम का पेड़ घर में अवश्य होता था पहले, कि एक वृक्ष है तो सारी बीमारियां दूर। तो हमारे पूर्वज जनजाति समाज जो कि इन्वायरमेंट को इतना सेलिब्रेट करता आया, यदि मैं उनसे कहूँ कि आज आप जा कर के धोबिया खाली यूट्यूब पे आप डालें तो आपको कितने वीडियोस दिखेंगे कि अच्छा है गाजीपुर मऊ का हमारे यहाँ का लोक नृत्य है। तो ये मुझे लगता है कि आज एक सुविधा हुई है, और उसमें मैं युवाओं में एक बहुत बड़ा एक
उनमें एक परिवर्तन देखती हूँ कि वो जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, अपने को पहचानना चाहते हैं। वो एक आंतरिक यात्रा भारत की शुरू हो गई है अपने को जानने की। मुझे बहुत सुख देता है ये भाव बहुत सुख देता है, क्योंकि एक समय जब सब लोग कहते थे कि भाई एक पश्चिमी अंधानुकरण हो रहा है, अब तो कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं, तो मुझे लगता है कि थम गया है भारत और बहुत अच्छे के लिए। अब ये वाकई जो एक बहुत क्लीशे लगता है शब्द विश्व गुरु, लेकिन विश्व गुरु या मैं उसको कहूँ ना कहूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक जो रेनेसां बोलते हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जो भारतवर्ष ऐसा महान देश है कि हमारे यहाँ समय समय पर होता रहा है। जैसे भक्ति काल में हुआ, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। इसी तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण जब भारत की आज़ादी हुई तो सारे क्रांतिकारियों ने, आप देखें, गीत लिखे और गाए। उनमें से आप भगत सिंह को देखें, बिस्मिल को देखो, सब गाते थे। और ऐसे आप बंकिम ने, सरोजिनी नायडू, सब गीत लिखते थे और गाते थे, क्योंकि वो भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही भारत की आज़ादी संभव थी। इस समय मुझे लगता है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण इस प्रकार का है, अपना आहार, अपना उपजाया हुआ अन्न, अपना भारतीय, जिसको आजकल मिलेट्स हम लोग बोल रहे हैं, अपने अनाज को पहचानना, अन्नदाता का सम्मान करना, अपने यहाँ पे नदियों का, पर्यावरण का संरक्षण। तो मुझे लगता है कि आज का युवा बहुत कॉन्शियस है और बहुत सरोकार समझता है और अपना दायित्व भी समझता है। बस अंतर एक ये है, जो सब बात की बात है, कि समय कम है और धीरज और समय, ये दोनों चीज़ें चाहिए किसी भी बात की गहराई तक पहुंचने के लिए। समय सबके पास कम है। तो वो एक हमारी गुरुजी एक बड़ी सुंदर एक कहावत कहती थी कि धीरे 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 मना, धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो ये जब आपको फल जानने की इच्छा है, समय तो दे, बैठें, सुने, देखें, जाने, ऋतु आएगी तो फल होगा। एक बहुत ही मतलब एक सवाल जो मुझे लगता है हर किसी के मन में होगा कि आपका करियर बिल्कुल अलग, जुदा, आपके हस्बैंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनका करियर इंटरेस्ट बिल्कुल अलग। तो ऐसे में एक सामंजस्य बना करके चलना घर में, वो कितना चुनौतीपूर्ण था। फिर मुझे जो हमने पढ़ने में भी आया, आपको सुना भी, बहुत कम उम्र में आपकी शादी भी हो गई थी, आपकी गृहस्थी भी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में क्या चुनौतियाँ रही अपने करियर के लिए? क्योंकि मुझे लगता है ये इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि तमाम ऐसी युवा लड़कियाँ होंगी जो आज ये इंटरव्यू देख रही होंगी और ये प्रेरणा आपसे लेना चाहेंगी। देखिए, ये तो अब आज हम इंटरव्यू भले दे रहे हैं, मेरी विवाह को हो गए 35-36 साल, और उससे भी 1 साल पहले कि इनसे भेंट, तो आप समझ सकते हैं 36 साल पहले तो 2-3 पीढ़ियाँ आ गई। भारत बहुत अलग माहौल था। सामाजिक परिवेश में हमारे यहाँ विवाह जल्दी उम्र में होता भी था और माता पिता ही तय करते थे। हम लोगों को ये आज़ादी ज़रूर थी कि मिल कर के हम लोग देखें, जाने, आपको पता रहे कि विवाह कहाँ हो रहा है। और जिसे कहते हैं कि आप जब तक आपको चेतना आए, आप समझें, आप पता चले विवाह हो गया, तो पतिदेव किस सेवा में है, मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे तो उस समय भी और आज भी यही पता है कि मेरा विवाह एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति से हुआ है, जिनका कार्य क्षेत्र एक ऐसा है जो बहुत डिमांडिंग है, जो बहुत सेवा से जुड़ा है। तो मैं एक ऐसे घर में जन्मी थी जहाँ पे पिता को अहर्निश सेवा करते हुए देखा और पति भी वैसे ही मिल गए। तो जो एक सेवा को सर्वोपरि रखने वाला यदि परिवार, आपको वो संस्कार घर में हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा परिवार में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो आपको परिश्रम जैसा कुछ नहीं लगता, आपने कुछ किसी के लिए किया, आपको लगता नहीं, आपको लगता है समय और क्यों नहीं है, दिन में घंटे और क्यों नहीं है, हम कुछ और क्यों नहीं कर सके। तो अवनीश भी वैसे ही बहुत परिश्रमी थे, बहुत ही सेवाधर्मी। हम दोनों का नेचर इस मामले में बहुत ज़्यादा मिलता था। और ये सत्य है कि विवाह हो जाए और बच्चे हो जाए, उसके बाद प्राथमिकता परिवार हो जाता है। तो वो करते हुए मेरे मन में अपने को पीछे रखना या अपने सपनों को कहीं बक्से में बंद करने का नहीं कभी रहा। ये मैं आजकल की लड़कियां, यदि आप कह रही हैं कि वो देख रही हैं, तो वो इससे यदि कुछ प्रेरणा लेना चाहें तो पहली बात तो वो यही ले कि कुछ भी करने की कोई उम्र कभी नहीं होती है। और यदि आप में दम है
यदि आपके भीतर प्रेरणा है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो वो तो आपको, वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो तो फिर वो उफान मारेगा ही, वो तो आप उसको कर ही गुजरेंगे। उसके लिए कोई, जैसे आजकल लोग प्लान बनाते हैं, मैं देखती हूँ कितने लोग हमसे कहते हैं कि हमारी बेटी विवाह नहीं कर रही है, पहले कैरियर लेना चाहती है, या विवाह हो गया तो अभी बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, और अपने सपने पूरे करने के लिए आजकल तो बहुत अच्छा है कि भाई 2 लोग मिलकर के विवाह करते हैं, तो आप तय भी कर लेते हैं कि भाई आपको कैसा जीवन साथी चाहिए। जब मेरा विवाह हुआ तो मुझे लगता है मुझ में उतना उस समय विवेक भी नहीं था कि मैं, जो आजकल लड़कियां रखें कि हम लोग कोई शर्तें रख पाएँ। शर्तों में विवाह होता भी नहीं था उस समय। और मैं गाती थी और मंच के प्रोग्राम करती थी, ये मेरे पति को मालूम था, ससुराल को भी पता था। और चूँकि उस समय जब विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो सबने, बाकी लोगों ने मान लिया कि अब ये प्रोग्राम नहीं करेंगी, अब तो इनका गाना छूट जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई बार उस बीच में कार्यक्रम आए तो लोगों ने कहा कि हमने तो मना कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि अब तो कहाँ तुम अब ये सब चक्करों में, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, वो भी IAS ऑफिसर है और बच्चे हो गए, अब तो कहाँ। तो मुझको लगता था कि मेरा भविष्य दूसरे कैसे तय कर रहे हैं, और वो लोग जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरा परिवार तय करे तो मैं एक बार की मानूं भी, जिन्हें मैं जानती नहीं। लेकिन क्या होता है कि आप, दूसरे लोग आपके बारे में एक राय रखते हैं, और ये मेरे संग ज़रूर हुआ, क्योंकि जब हस्बैंड IAS ऑफिसर हों तो लोगों को एक मन में भावना आ जाती है, जजमेंटल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा इस बात को इस रूप में भी देखती हूँ कि जो एक सत्ता का प्रतिनिधित्व जो भी वर्ग करता है, एक उसके प्रति जनता के या एक प्रजा के मन में, एक आम व्यक्ति के मन में एक कहीं ना कहीं संदेह और प्रश्न रहता है। और वहाँ पर मैं बात लोक की कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत सहज इसलिए रहा क्योंकि मैं तो अभिजात्य वर्ग की बात कर ही नहीं रही थी। मेरे लिए वो उल्टी जर्नी थी कि वहाँ पर उन लोग को नहीं समझ में आता था, अभिजात्य वर्ग को, कि मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन दूसरों की समस्या थी, हमको और हमारे पति को तो कभी रहा ही नहीं। और एक बहुत खूबसूरत तालमेल का जीवन रहा है, जहाँ पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैंने भरपूर जीवन जिया है, पति के साथ बतौर पत्नी, ससुराल में बतौर बहू, और बच्चों के लिए उनकी माँ के साथ साथ। आज मन में ये कोई भाव नहीं है कि कोई कोना उपेक्षित रह गया। और शायद इसीलिए जब मन में संतोष होता है तो आगे बढ़ने की वही गति और ऊर्जा भी देता रहता है। तो आजकल की बच्चियों से मैं ये कहूँगी कि किससे विवाह हो रहा है ये महत्वपूर्ण है, किस सेवा में ये महत्वपूर्ण नहीं। यदि वो व्यक्ति उदार हो, बस ये देखें, उदारता बहुत ज़रूरी, क्योंकि लड़कियाँ जो प्रतिभाशाली हैं वो जब कैरियर में अच्छा करती हैं तो उस अच्छे को अच्छेपन की दृष्टि से देखने वाले, स्वीकारने वाले बाद में आते हैं। पहले प्रश्न उठाने वाले आते हैं, पहले संदेह करने वाले आते हैं, पहले टांग खींचने वाले आते हैं। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है, उन नकारात्मक टिप्पणियों से घबराना नहीं है, और पीछे तो बिल्कुल नहीं हटना है। ये सब तो हमारे साथ भी हुआ था। बिल्कुल सही उस बात यात्रा है, का बिल्कुल क्या सही बात है। फायदा? बहुत 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 खूबसूरत बात कही। और मैं कहूँगी मालिनी जी, वक्त जैसे बीत रहा है मुझे पता भी नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि इंसान मेडिटेशन में जब बैठता है ना, खोज में, मुझे आपके साथ बैठ करके बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आज ऐसी आ रही है। बनारस से आपका जो नाता है उसके बारे में हमें बताइए। बनारस से नाता तो बचपन से है, बचपन से इस तरह से कि मेरा जन्म तो भले कन्नौज में हुआ, लेकिन पिताजी मिर्ज़ापुर, वहाँ से पोस्टिंग हुई उनकी। और मिर्ज़ापुर बनारस समझिए कि बिल्कुल भाई बहन साथी बिल्कुल लगे हैं जी। महादेव हैं, उधर माँ विंध्यवासिनी हैं, तो साथ ही साथ है। तो हर रविवार समझिए कि बनारस आना बचपन से होता था। और बनारस के जितने कलाकार थे, वो मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का संगीत उत्सव होता था, तो वे हर सावन में या होली में कार्यक्रम देने आते थे। अपने गुरु को भी मैंने पहली बार वहीं देखा। और मुझे लगता है कि जो पूरब का संस्कार है वो तो मुझे मिर्ज़ापुर में बनारसी वहीं पे मिला। और उसके बाद बनारस हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग रही जी। तब हम वहाँ रहे 1.5-2 साल। और सबसे बड़ी बात तो हमारी गुरु बनारस की हैं, तो 20 वर्ष हमने उनकी छत्र छाया में व्यतीत किए हैं, अप्पा जी, गिरिजा देवी जी। तो यही कह सकती हूँ कि मुझे तो बनारस के सभी लोग अपनी बिटिया मानते हैं कि गुरु का धाम तो शिष्या का धाम, उसी का धाम हो गया। तो मेरा ये भाग्य है कि मुझे बनारस के लोग, बनारसी
वो सब लखनऊ का नहीं, बनारसी मानते हैं। तब के बनारस में और अब के बनारस में, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कितना अंतर उस वक्त के बनारस में और इस वक्त के बनारस में आप देखती हैं? डेवलपमेंट की बात करूं या उस जगह की ओवरऑल? बहुत अंतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तो बनारस में बहुत बदलाव है। और हम लोग चूँकि रहे भी हैं वहाँ पर, तो ये कल्पनातीत है, ये असंभव सी बात थी उस समय। बनारस के रहने वाले लोग भी ये मान कर चलते थे कि यहाँ पर बनारस में कोई सुधार नहीं ला सकता, कोई यहाँ का जाम का निराकरण नहीं हो सकता, यहाँ पर सफाई नहीं हो सकती, यहाँ पे जाम में फंसे रहना नियति है। और चूँकि बनारस विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी है, तो वहाँ गलियाँ गलियाँ और वहाँ का जो एक संस्कृति का मतलब कहते हैं ना, पसरी हुई है वहाँ पे पूरे उस नगर में। तो वहाँ पे लोग भी उसमें ही आनंद लेकर उसी प्रकार जीते हैं, उसका आनंद भी है, उसी में ही मस्त। लेकिन जिस प्रकार से मुझे लगता है कि वहाँ पर सड़कें और सफाई, ये दो चीज़ें तो ऐसी वहाँ पर अब हुई हैं कि वो चमत्कार ही है। और बनारस के घाट आप देखें, पूरे विश्व में हम जाएं तो बनारस के घाटों की सबसे पहले बात होती है। लेकिन उन घाटों में यदि आप घूमने निकल जाएं तो गंदगी और मैला ऐसा रहता था कि वो एक आप कुछ कर ही नहीं सकते थे उसका। लेकिन कमाल का चमत्कार वहाँ पे हुआ है कि आप पूरा, अब घाट घाट यदि आप चलते हुए चले जाएं 80 से लेकर के वहाँ तक, तो पूरा आप पूरे रास्ते चल सकते हैं, पूरे रास्ते में सफाई मिलेगी। और उसके कारण से अब ये भी हुआ है कि वहाँ के जितने बनारसी लोग हैं, सबसे ज़्यादा पसंद वही हैं, उन्होंने उसको पूरा संभाल के रखा है। और दूसरा परिवर्तन जो मुझे लगता आया है, एक तो ये कि बनारस में आप जानते हैं कि जितने भी विश्व प्रसिद्ध कलाकार एक समय में पूरी धरोहर काशी में, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वे सब जा रहे हैं काशी में, संगीत समाप्त हो रहा है, वो एक शून्यता आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के वहाँ से प्रतिनिधित्व करने के कारण जो एक संस्कृति की भी दृष्टि काशी की ओर गई है, तो एक नई खेप कलाकारों की बनारस में जो तैयार हुई है। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस समय कम से कम 50 कलाकार, 100 कलाकार बनारस के होंगे जो 40 साल की उम्र से कम बच्चे हैं, बेटियाँ बेटे, जो कि नाच रहे हैं, तबले में हैं, सितार पे हैं, गायन में हैं, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। तो ये एक मुझे लगता है बहुत अच्छी कला की दृष्टि से मैं इसको बहुत एक सुखद संकेत मानती हूँ, क्योंकि कलाकार को या किसी भी कला को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, कबीर चौराहा जो हम लोगों के लिए कलाकारों की जो सबसे कह लीजिए कि हमारे लिए आराध्य गली है, कि जिस गली में बड़े बड़े गुरुओं का जहाँ पर जन्म हुआ और उन्होंने कला साधना की, चाहे वो उदय महाराज जी हों, पंडित किशन महाराज जी हों, सितारा देवी जी रही हों, सिद्धेश्वरी देवी जी रही हों, पंडित राजन साजन जी हों, हमारे गुरु अप्पा जी भी पहले वहीं थी। आप देखिए उसको पूरा तीर्थ की तरह से, अब हेरिटेज जोन की तरह से उसको विकसित कर दिया। कोई बाहर से आए तो उसको पूछना नहीं कहाँ पर है, सीधे जा सकता। तो इस प्रकार के बहुत सारे बदलाव है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है मालिनी जी आपसे, कि अक्सर जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, अक्सर ये होता है कि कुछ समय बाद वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। उनकी दूसरी जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, राजनीति की जो जर्नी है, वो शुरू होती है। तो आपकी राजनीति की जर्नी हम कब शुरू होते हुए देखते हैं? आप क्यों चाहती हैं कि मैं राजनीति में आऊँ? आप मेरी कला की यात्रा से प्रसन्न नहीं? कलाकार हो या कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि भारत में या किसी भी लोकतंत्र में जो व्यक्ति नागरिक है किसी भी राष्ट्र का, वो स्वभावतः राजनीतिज्ञ इस दृष्टि से होता ही है कि वो वोट देता है, अपने विवेक पे ये तय करता है कि भाई कौन सा दल अच्छा है, किसकी नीतियाँ अच्छी हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो उस दृष्टि से तो हम सभी राजनीतिक हैं, हम सबकी अपनी पसंद और नापसंद है। और बहुत सारे कलाकारों ने समय समय पर या तो मनोनीत हुए हैं या चुनाव लड़ा है, वो हम लोग के सामने है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो अपनी कला की ही सेवा में रही है। तो मैं कला की सेवा में हूँ। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे जो अच्छा लगता है, ये जो ऐसे विषय हैं जिन पर मुखरता और स्पष्टता से अपनी बात कहनी चाहिए, वहाँ पे मैं स्पष्टता से बात करती हूँ। कई लोग उसको सुन करके एक राय बनाते हैं कि जिसकी भी एक राजनीतिक कोई टिप्पणी आई
या किसी भी विषय पर, घटना पर टिप्पणी आई तो अवश्य इनका कोई महत्वाकांक्षा होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। मुझे लगता है कि कलाकार विचारवान होता है और जो विचारक होगा वो बोलेगा भी, टिप्पणी भी करेगा। तो कई बार कई घटनाओं पे मैं बहुत खुल करके अपनी बात कहती हूँ, उसे देख करके कई लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि करीब 20 साल से मेरे पास प्रस्ताव तो आते ही रहते हैं चुनाव लड़ने के या कुछ कुछ करने के, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। और गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मैं कर रही हूँ, जिधर मैं चल चुकी हूँ, सोच बदलना ये बहुत बड़ा काम है। गाना गा लेना, मंच पे ताली बज जाना, नाम कमा लेना एक बात है, विचारधारा को बदलना ये बहुत बड़ा काम है। मैंने जीवन इसी तरफ अपना डाला है, लोक कला या लोक संस्कृति या अपनी दादियों के प्रति लोगों को सम्मान हो, और इसमें तो पूरा जीवन चला जाए तो ही कम है। लेकिन हाँ, भविष्य का तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता क्या हो। बॉलीवुड में आपको और सुनने की इच्छा थी सभी की, और टाइम एंड अगेन ये चीज़ आपके सामने आई भी है कि आप और गाइए, क्यों नहीं गा रही हैं आप बॉलीवुड के गाने, तो कोई ख़ास वजह है इसकी? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। मैं गाना बजाना अपने सुख के लिए करती हूँ, मुझे अपने आनंद के लिए गाती हूँ। और बॉलीवुड में एक अलग 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 दुनिया है, इंडस्ट्री बोलते ही हैं। उस इंडस्ट्री में आप वहीं पर रहें, पहली बात तो ये ज़रूरी है। अब वो हमसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो तो हमको कहीं ना कहीं अपने घर की, अपने गांव की। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर हर चीज़ बहुत कमर्शलाइज्ड है, जैसे डिमांड ऑन सप्लाई के उस पर है, ये एक्टर है इस पर ये चाहिए। फोक है तो चलो आइटम गाना ढूंढते हैं, उसी में इसको डाल देते हैं। ये जो फोक में, स्पेशली यूपी फोक को आइटम करके देखने का जो नज़रिया, उसमें मेरा बड़ा सख्त परहेज़ है। मुझे कई बार गाने आते हैं और प्रस्ताव आता है तो गाने मैंने कई गाए भी हैं। अनु मलिक जी के लिए गाया है, प्रीतम दा के लिए गाया है, समीर साहब ने गवाया है। तो वो मुझे, लेकिन कई बार जब आप सिर्फ एक जमने वाला गाना, ठेठ गाना और थोड़ा सा शब्द इधर उधर बदल करके, तो मैं उनसे परहेज़ करती हूँ। लेकिन और कई बार ये भी होता है कि मेरे पास, मुझे याद है एक बहुत अच्छी फिल्म का गाना आया और मुझे प्रीतम दा ने कहा कि बस अभी आ जाओ, अभी फ़्लाइट कर। मैं उस समय प्रोग्राम में थी और मैंने कहा अभी कैसे आ जाऊँ, IIT कानपुर में प्रोग्राम था, मुझे याद है आज भी। मैंने कहा मेरा कार्यक्रम है कल शाम को। कल शाम को नहीं, आज ही शाम को। बोले नहीं, अभी आइए। और वो बैठे हैं प्रोड्यूसर, बड़े प्रोड्यूसर थे और वो यहीं पर हैं, अभी सुनेंगे। मैंने कहा कि अब हम लोग का लाइव शोज़ का ये होता है कि कमिटमेंट कहीं दे दिया है, पोस्टर छप गए हैं, तो यू कांट डू दैट। तो इस तरह के कई गाने हाथ से भी निकले, क्योंकि मेरे लाइव शोज़ बहुत होते रहते हैं, उसमें व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। तो बस सब बात की बात ये रहती है कि वो जब भी किसी गाने के साथ न्याय हो, कोई आनंद देने वाला गाना हो, तो मुझे बुलाते, मैं ज़रूर जाती हूँ, गाती हूँ। कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन हाँ, कोई सोच करके बुलाए तो ज़रूर। आपका फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग कौन सा है? मतलब जो किसी और का गाया? हाँ, नहीं, जो आपने गाया हो, आपको अच्छा लगा हो। एक फिल्म आई थी जो HMV सारेगामा ने प्रोड्यूस की थी। उसमें अपने ये हीरो थे, राजीव खंडेलवाल थे उस फिल्म में। और उसमें चूँकि HMV की फिल्म थी सारेगामा की, तो उन्होंने अपने पुराने गानों पर रीवर्क कराया था। तो मुझे गाने का मौका मिला था ये जीवन है, और किशोर दा का गाया हुआ गाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये गाना रिक्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो मेडिवल पंडित्स, उन्होंने ये गाना गवाया था। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, सांसों की डोर बंधी है जीवन की डोर से। मुझे गाने याद भी नहीं रहते हैं। डारा रा रा रा, डारा रा रा रा, डारा रा 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 रा, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है,
थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ठुमरी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोग्राम पूरा होगा। जी। और क्योंकि ये मौका हमारी खुशकिस्मती है कि आप आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। आप भी कमाल हैं, बिना किसी साज के मुझसे इतना गवा लिया है। तो मैं ठुमरी का, चूँकि आपने कहा है, मैं सिर्फ एक पंक्ति मुखड़ा गा करके ही बस, क्योंकि बिना साज के गाया नहीं जा सकता। अब के सावन घर आ जा, आ जा, अब के सावन घर आ जा, ओ मोरे ननदी के भैया, अब के सावन घर आ जा। बहुत बहुत खूबसूरत मालिनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमको खुद से मिलने का मौका दिया और इस शो के लिए हाँ किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस प्रोग्राम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चाहे भैया रूठे, चाहे जाए सावनवा में, ना ही जइबे ननदी।